Hello guys, welcome to Nexus Academy. Everyone, myself Faisal Ali. I shall be dealing today the chemistry paper that has been released by the Jharkhand board. And today I shall discuss the set 1 of the paper. Okay. आज हम लोग इस सेशन में केमिस्ट्री के मॉडल सेट जो झारखंड ने रिलीज किया है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके जैक 2023 में केमिस्ट्री के पेपर में, उसको भी थोड़ा सा गौर से देखते हुए हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है, पैटर्न चेंज हुआ है. योर पैटर्न हैज बीन चेंज. लॉट ऑफ MCQs आर नाउ कमिंग इन द एग्जामिनेशन. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, ईदर इन द JEE मेंस और इन द नीट एग्जाम. जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर सेट कर रहा है आपका स्टेट बोर्ड, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो स्टेट में झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी मदद करेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो आपका मॉडल सेट जो रिलीज किया है इसका पैटर्न कैसा है. तो इसको दो भागों में बांट दिया है. ओके, द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड द अनदर इज द सब्जेक्टिव पार्ट. इन दिस सेशन वी शैल बी डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर एंड फॉर दैट यू विल गेट द टाइम ऑफ 1.5 आवर. अभी इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में देखेंगे, जो जिसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा एग्जाम में, 1.5 आवर, 1.5 घंटे की आपको टाइम दी जाएगी. ओके, फिर नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें हम आपको सब्जेक्टिव पार्ट को भी देंगे. एक एक क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशंस रहेगा और एक एक क्वेश्चंस पे आप गौर भी करें कि 4 MCQs हैं तो उसमें से एक आंसर क्यों है और 3 नहीं है तो वो क्यों नहीं है. इस पर भी आप लोगों को गौर करना है, बिकॉज दिस इज जस्ट द सेट. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, तो लेट अस सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल बी डीलिंग द क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल जो आपका स्टेट बोर्ड सेट को रिलीज किया है. द फर्स्ट क्वेश्चन, let's study, and the first question is from the solid state, and the question is the number of atoms in a body centered unit cell of a monoatomic elementary substance is equal to. ये सवाल है हमसे कि नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं, ये है सवाल. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let's solve this question. Let's calculate. There are 8 atoms at each corners. 1 is at the body center in case of body centered unit cell. Okay, so let's calculate the number of atoms per unit cell in case of BCC. It's going to be 1 by 8 into 8 plus 1. On solving, we get 1 plus 1, that is equal to 2. So the number of atoms per unit cell in case of BCC is coming out to be 2. But listen carefully, ध्यान से देखिए. हो सकता है कि आपके एग्जाम में बॉडी सेंटर्ड न देकर, हो सकता है कि सिंपल दे दे, हो सकता है कि फेस सेंटर्ड दे दे. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए. फॉर सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल वी कैन राइट Z इज इक्वल टू 1 by 8 into 8 एंड इट्स कमिंग आउट टू बी जस्ट 1. सो अगर सवाल पूछ दे कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल का कितना होगा तो हम क्या कहेंगे, इट्स गोइंग टू बी 1. लेट्स सी फॉर द फेस सेंटर्ड as well. Let's see for the face centered cubic unit cell as well. We can calculate Z equal to 1 by 8 into 8 plus 1 by 2 into 6, that is at the face center.
Okay, on solving we get 1 plus 3 that is equal to 4. So if the fourth is asked, if the number of atoms per unit cell is 4, it's going to be simple cubic unit cell. It's going to be simple cubic unit cell. Any doubt? Now one more question arises. हो सकता है कि एग्जामिनर जो है आपसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को नहीं कह के वो हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे, तो थोड़ा सा चर्चा उसका भी कर देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज योर 6. फॉर द BCC जो कि हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड का, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इट्स 12. अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें स्टेट बोर्ड का, तो आपको इस तरह के सवाल वहां मिल जाएंगे. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. एक सवाल है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन 3 डायमेंशन इज. ध्यान से देखिएगा. Again, it's important. The cubic closed packing or the FCC have 74%. How much? 74% of the space occupied by the spheres. So directly it is going to be 74%. Directly it is going to be 74%. अब ध्यान से देखें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होगा. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर हम देखें तो ये जो परसेंटेज है वो कितना होता है? तो 52.4%. अगर हम बात करें BCC के लिए वो कितना होता है? तो इट्स गोइंग टू बी 68%. इसी तरह से फेस सेंटर्ड के लिए, या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए, वो कितना होगा? तो उस केस में हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी 74%. ठीक है, तो ये 3 का 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से हमने क्रिएट कर दिए. इससे पहले भी एक सवाल था, उससे हमने 4-5 ऑब्जेक्टिव तैयार किए. इस क्वेश्चन से भी हमने 3 ऑब्जेक्टिव तैयार किए. सिर्फ यही नहीं, अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछ दे परसेंटेज वॉइड स्पेस. परसेंटेज वॉइड स्पेस, ये तीनों का तीनों आपके पास क्या है? तो ये पैकिंग एफिशिएंसी है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि परसेंटेज वॉइड स्पेस खाली जगह कितना बच रहा है. अगर ये इतना ऑक्युपाइड है तो खाली कितना है? तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी. अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, तो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन एनी ऑफ द यूनिट सेल, आइदर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड. तीनों से तीनों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके. यू कैन कैलकुलेट फॉर एग्जांपल BCC. आप देखें सवाल आपसे पूछ दे कि BCC में परसेंटेज वॉइड स्पेस कितना होगा, तो लिख दीजिए 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी 68%. On solving you will get that the percentage void space for BCC is going to be 32%. कितना हो गया? 32%. Any doubt? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, सवाल पढ़ते हैं पहले. मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज. ध्यान से देखिएगा, पूछा है हमसे मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर सॉल्यूशन. ओके, तो सॉल्यूशन, ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉलिड स्टेट से देखे. अब एक सवाल हम लोग सॉल्यूशन से देखते हैं. बड़ा दिलचस्प और बड़ा इजी क्वेश्चन है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं M इक्वल टू N/V इन लीटर. ओके, वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, सब हम लोग जानते हैं. तो जहां पे M मोलरिटी है, N नंबर ऑफ मोल्स है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन? वी आर गिवन 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन.
ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मोलर मास। जो मोलर मास है हमारा 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम हमारा गिवन मास है, तो हमको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा NaOH का। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। ऑन सॉल्विंग वी गेट 40 ग्राम। ओके, तो 40 ग्राम हमारा गिवन मास भी है, 40 ग्राम हमारा मोलर मास भी आ रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी इक्वल टू 40 बाई 40, दैट इज इक्वल टू 1। आइए पुट करते हैं वैल्यूज को। m इक्वल टू n, जो कि हमारा कैलकुलेट करने पर 1 आया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। अगर ये 2 लीटर नहीं देकर ml में होता तो हम ऊपर 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ओके, ऑन सॉल्विंग वी गेट 0.5 मोल पर लीटर और 0.5 मोलर। एनी डाउट? Let's see in which option this is given, and this is given in option A. Is it clear to everyone? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which is question number 4. One question, very good question from the electrochemistry is given. EMF of a cell with nickel and copper electrode will be, हमारे पास दिया हुआ है given निकल 2 प्लस से निकल -0.25 वोल्ट और Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। वी नीड टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, एंड फॉर दैट EMF ऑफ सेल वी हैव द फॉर्मूला SRP एट कैथोड माइनस SRP एट एनोड। सी हियर, ये कैथोड पे हो गया आपका और ये एनोड पे हो गया। ये कैथोड पे है और ये एनोड पे है। ध्यान दीजिएगा, पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ई नोट सेल है हमारे पास, निकल 2 प्लस से निकल के पास आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Ni2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Ni, इन विच वी हैव वैल्यू ऑफ -0.25 वोल्ट इज गिवन। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो ई नॉट एक और वैल्यू दिया हुआ है, Cu2 प्लस से हम Cu के पास आ रहे हैं, इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है? तो -0.34 वोल्ट। ठीक है, सॉरी प्लस 0.34 वोल्ट हमें दे के रखा हुआ है। तो अब देखिए क्या लिखते हैं, EMF ऑफ सेल इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP एट एनोड। तो दिस वैल्यू इज लार्जर, सो वी विल पिक इट हियर एंड वी विल राइट 0.34। दोनों केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एक को हमने कहा रिडक्शन एट कैथोड और एक को हम कह रहे हैं रिडक्शन एट एनोड। लिखिए माइनस SRP एट एनोड, हाउ मच वी विल टेक दिस वैल्यू? -0.25। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 0.34 प्लस 0.25 विल बी इक्वल टू 0.59 वोल्ट। So let's see that in which option this is given, and we find that it is given in the option A. This question is very, very important. This question can be asked in your examination. Okay, the state has also thought that to give you the most important questions. स्टेट ने भी अच्छा सवाल दिया है आपको, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लें और जितना भी ऐसा न्यूमेरिकल हो सके प्लीज प्रैक्टिस इट। ओके, so we have completed the question number 4 and now we are going to move to the question number 5. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि क्या है। तो the question is asked, catalyst used in the Haber's process। सवाल है कि कौन से कैटलिस्ट को हम लोग हैबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस इन द एग्जाम्पल ऑफ कैटालाइसिस विच इज गिवन इन द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको ये दिया हुआ है, एक बार पी ब्लॉक भी देखेंगे, वहां भी ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो सवाल हमसे सिंपल सा पूछा है कि कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस, कौन से कैटलिस्ट को हम लोग हैबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स नो व्हाट इज द हैबर्स प्रोसेस। तो सर, हैबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया।
अगर हमको अमोनिया बनाना है तो हम किस विधि, किस प्रोसेस से बना सकते हैं? तो हम कहते हैं इट इज हैबर्स प्रोसेस. हाउ वी कैन मेक? लेट्स सी. N2 reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of NH3, that is ammonia, and this is called the Haber's process. Haber's process for the manufacture of ammonia. अमोनिया को हम हैबर्स प्रोसेस से इस वे में बना सकते हैं. सवाल है कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड? द कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी आयरन. The catalyst is going to be iron. So the answer will be first again. Any doubt? Let's move to the next question of the class. Which of the following is an ore of iron? This question is from the general principle and isolation of the elements. Important है, very important, बहुत ज़्यादा important है. इस पर भी ध्यान देना है कि ये question कहाँ से है, और ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. ओके, सो लेट अस सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन. वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस: हेमेटाइट, कैसिटराइट, डोलोमाइट एंड बॉक्साइट. ओके, सो लेट्स सी दैट व्हिच ऑप्शन मैचेस. सो हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन. It is an ore of iron. Hematite is an ore of iron. Its formula is Fe2O3. Okay. Similarly, if we see for the cassiterite, it is an ore of tin. Its formula is SnO2. Okay. If we see the dolomite, it is the ore of calcium and magnesium carbonate. Okay. So we can write its formula MgCO3 CaCO3. If we see for the bauxite, it is an ore of aluminium and its formula is Al2O3.2H2O. So देखिए, सवाल तो हमसे सिर्फ एक पूछा है कि which of the following is an ore of iron, लेकिन इससे हम 3 क्वेश्चंस, 3 ऑब्जेक्टिव और क्रिएट कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ टिन पूछे तो कैसिटराइट, डोलोमाइट, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट. फॉर बॉक्साइट वी हैव Al2O3.2H2O and it is the ore of aluminium. Any doubt? From one question again we have created 4 different types of the questions. Okay, now let us move to the next question. The role of a catalyst is to change. This question is from the chemical kinetics. Again, one of the most important chapter from the physical chemistry. Physical chemistry के हिसाब से देखें तो ये एक important chapter है, ये भी है. यहाँ सवाल पूछा है कि what is the role of catalyst? The role of catalyst is to change. ये सवाल है. तो ये एक चीज होना चाहिए कि do you know what is catalyst? We must have the idea that what is catalyst. तो थोड़ा catalyst के बारे में आप जान लें. A catalyst is a chemical substance that increases or enhances the rate of reaction without affecting itself. Okay, ये rate of reaction को enhance करता है, बढ़ाता है, बिना अपने ऊपर affect डाले हुए. Let us see what is the role of catalyst here. 4 options are given: Gibbs energy, enthalpy, activation energy, and the equilibrium constant. So it's very clear that the catalyst decreases the activation energy by increasing the rate of reaction, and this is going to be option 4 from the given one, 3rd from the given one. Okay, the role of catalyst is to change activation energy. Activation energy को घटा देता है. Let's come to the next question. Which of the following is independent of temperature? सवाल ये है. पहला ऑप्शन है मोलरिटी, दूसरा है मोललिटी, तीसरा है नॉर्मलिटी, चौथा है फॉर्मलिटी. इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे. इफ वी सी मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मलिटी, ऑल दीज 3 आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, बट मोललिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. हाउ? लेट अस सी. Molarity is defined as number of moles by volume of solution in liter. Okay, if we define molality, it is number of moles by weight of solvent in kg, and we know that
The volume depends on temperature, but this mass or weight does not depend on temperature. This volume depends on temperature, but this weight or mass does not depend upon the temperature. So the molarity is dependent on temperature, but this molality is independent of the temperature. Any doubt? So which will be our answer? Say everybody. Yes, it's going to be B. It's going to be B, that is molality. Any doubt? Let's move to the next question, that is question number 9. One more important question, very, very important question. I am already saying that the state had picked the very good questions. अच्छा सवालों को पिक किया है, अच्छे से देख कर आप इसको सोच समझ के अच्छे से बनाएं. And let's see this question. The molar conductivity of an electrolyte increases as dilution increases, temperature decreases, dilution decreases, or none of the above. मतलब हमसे पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज करता है, इसका इफेक्ट डाइल्यूशन पे कैसा है. ध्यान दीजिएगा. इफ वी सी मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय specific conductivity into 1000 divided by molarity. Everybody pay attention. Where what is this? This lambda m is your what? Molar conductivity. Molar, say molar conductivity. This K is your specific conductivity. This K is your specific conductivity. And this M is your what? It is your molarity. अब आप हमको बताएं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलरिटी. ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? तो आप खुद बताएं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी. द मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी. इफ यू इंक्रीज this will decrease. If you increase the molarity, molar conductivity is going to decrease. तो एक क्वेश्चन तो यहां से भी फ्रेम हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी पे कैसा असर है, कैसा है इफेक्ट, दोनों का एक दूसरे पर कैसे रिलेशन में है. तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी जब बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा. क्या कोई दिक्कत है समझने में? अब हम लोग आते हैं कि इसके आगे क्या है. तो आप बताएं कि हाउ डू यू डिफाइन द मोलरिटी. अभी इससे पहले भी हमने डिफाइन किया था कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर पर डिपेंड करता है. तो बताओ, जैसे ही इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे आप पाएंगे कि ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा. इसके मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा. जब वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन भी बढ़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? एडिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ना. तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो मोलरिटी क्या होगा, घटेगा, या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा. तो आप बताएं विच इज द बेस्ट ऑप्शन वी शुड टेक इट. बताएं आप ही लोग, कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है आपको? Yes, dilution increases. First is the right answer. Dilution increases. Okay? But हो सकता है कि सवाल में मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन दे दे. ऐसा सेट अगर रिलीज करे स्टेट बोर्ड तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये रहे. तो नाउ यू हैव द ब्रीफ आइडिया हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 10. It is question number 10. And the question is asked, what is the covalency of nitrogen in N2O5? ये हमसे सवाल है कि what is the covalency of nitrogen in N2O5. आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका नाम देखते हैं. N2O5 देखो दो है, दो मतलब डाई. क्या है, किसका मॉलिक्यूल है? तो नाइट्रोजन का. तो डाई नाइट्रोजन. 5 वी यूज पेंट, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. ओके, हाउ डू वी फाइंड द कोवैलेंसी? लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट.
See here, if we see the structure of the dinitrogen pentaoxide, we have 3 covalent bonds and 1 coordinate bond. So 1, 2, 3, 4, 3 covalent and 1 coordinate bond. So how much we are getting? 4. So the covalency of the nitrogen in case of dinitrogen pentaoxide is going to be 4. It is going to be 4. Any doubt? Any doubt? Why the covalency is 4? Because it has 3 covalent bond and 1 coordinate bond. Any doubt? Thumbs up. Let's move to the next question. Which of the following ion will form the color compounds? Before knowing this answer, you need to know what is this color compounds and which ions has tendency to form the color compounds. तो ये जानना आपको जरूरी है कि कलर कंपाउंड कौन फॉर्म करता है. The species which is having unpaired electrons, okay, they form the color compound through DD transition. Through DD transition. तो देखते हैं कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कौन फॉर्म कर सकता है कलर कंपाउंड को. लेट्स सी. इन फर्स्ट ऑप्शन वी हैव स्कैंडियम 3+. एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम एवरीबडी से 21. इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे वो कितना होगा? 18. कितना होगा? 18. एंड वी नो आर्गन नोबल गैस. आफ्टर दैट वी यूज टू राइट 3d इलेक्ट्रॉन. 3d कितना होगा बताओ? 0. Why 0? Because we have 18 electron and it has been fulfilled. There is no electron which is present in d orbital. Any doubt? So let's see the next question. Mn. Next option Mn2+. Mn2+ में देखिए एटॉमिक नंबर मैंगनीज का 25. 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो कितना होगा? 23. आर्गन बोले तो 18. आर्गन बोले तो 18. अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 5. डी के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन डाल दें आप. हाउ मच इट इज? इट कंटेन्स हाउ मच? तो आप बना के देख लें कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. डी में कितना ऑर्बिटल होता है? 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसके मतलब ये टेंडेंसी को फुलफिल कर रहा है कि ये कलर कंपाउंड को फॉर्म करेगा. It's going to be this, but let us see 2 more options are there. We have Zn2+. The atomic number of zinc is 30. 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा कितना हो जाएगा? बोलो 28. 28. It's going to be argon यानी 18 और 10 इलेक्ट्रॉन और डाल दें 3d10. क्या यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या डी में? तो बोलेंगे नहीं, ऑल आर फुलफिल्ड. ऑल डी ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड. लेट्स सी द टाइटेनियम. स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? टाइटेनियम. इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है. ठीक है. 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन आप हटा दें तो हाउ मच यू आर गेटिंग? इट इज गोइंग टू बी 18 एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी आर्गन 3d0. तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो मैंगनीज +2 आयन का है जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द कलर कंपाउंड थ्रू dd ट्रांजिशन. एनी डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इससे पहले भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, यहां भी है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं. सवाल है द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन विथ एटॉमिक नंबर Z = 27 is going to be. We have very easy formula to calculate the magnetic moment, that is mu. It's going to be √n into n + 2 where n is what? Number of unpaired electrons. अब ध्यान से देखिएगा, हमको m कितना चार्ज दिया है आयन पे? +2. लेकिन हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है एंड इट इज गोइंग टू बी 27. अब अगर एटॉमिक नंबर 27 है, यहां पे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, कितना होगा? 25. दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी कोबाल्ट एंड इट विल हैव +2 चार्ज. ओके, एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू बी, अगर हम इसका कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए. तो आर्गन
ओके 27 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 25, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम कहेंगे सर 3D में हम 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो देखिए अगर आप d ऑर्बिटल में देखें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वी कैन यूज दिस 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या पेयरिंग हो रही है क्या यहां पे, खुद देखें। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, n इक्वल टू 3। In cobalt 2 plus ion we have number of electrons n equal to 3. We can easily calculate this using this formula, that mu, that is magnetic moment, is equal to n into n plus 2 Bohr magneton, and this n is nothing but the number of unpaired electrons which is present here. Okay, now just put the value 3 into 3 plus 2, that is 5 3s are 15, 5 3s are 15. So how much we are getting? 15, and if you solve this you are going to get how much? You are going to get 3.87 Bohr magneton. You are going to get how much? 3.87 Bohr magneton, क्योंकि 16 के जो नियरेस्ट वैल्यू है √16 दैट इज 4, अगर 16 होता तो 4 होता, तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन है? तो वी आर टेलिंग इट इज 3.87 Bohr magneton, and the answer is going to be, let's see, yes, it's going to be second one. Any doubt? Okay, let's move to the next question, which is question number 13. One question from the p block element. One question from the p block element. Let's see. Identify the oxo acids in which the phosphorus exists in +5 oxidation state. हमसे सवाल पूछा है कि आपको ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का देखना है और बताना है कि किस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन इज द H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। देखें इसमें 3 + x, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना 2, इट्स गोइंग टू बी -6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू +3। x कितना रहा? +3। अब सिमिलरली हम देखें फॉस्फेनिक एसिड में, जो कि H3PO2 है, वो क्या है? फॉस्फेनिक एसिड। तो फॉस्फेनिक एसिड में अगर हम देखें H3PO2 में, तो हम लोग कह सकते हैं लेट्स 3 + x on 1 charge on oxygen, 2 2 2s are 4 0, we are going to solve and it is coming out to be x equal to +1। तो फॉस्फेनिक एसिड में जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +1। इसमें कितना आया? +3। अब हम लोग देखेंगे H3PO4, यानी बोलो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब इसमें देखते हैं कितना आ रहा है? 3 + x -8 equal to 0, and we are going to get x equal to +5, and this is the option what we are looking for. This is the option what we are looking for, and it is going to be, our answer is going to be H3PO4. One more option is given, and it is hypophosphoric acid. Its name is hypophosphoric acid, जिसका क्या है? H4P2O6. Okay, H4P2O6 hypophosphoric acid is given. If we see, we can again using this formula we can find 12 equal to 0, or x is coming out to be 2x. Okay, 2x is going to be 8 and x is going to be +4. So we have 4 different oxidation states of the oxo acids of the phosphorus. हमारे पास 4 अलग अलग ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं फॉस्फोरस का, जिसमें पहला है H3PO3, उसमें कितना लाए? +3, H3PO2 +1, H3PO4 +5, और लास्ट H4P2O6 में कितना आया? +4। अब देखिए क्वेश्चन तो हमसे सिर्फ एक पूछा है, बट वी कैन क्रिएट मोर 3 ऑप्शंस फ्रॉम हियर। 3 सवाल हम लोग खुद से भी यहां क्रिएट कर सकते हैं। एनी डाउट? वेरी गुड। Let's move to the next question, that is question number 14.
वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें देखिए क्या होता है। सवाल है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। सवाल है कि आप ओर को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में जब हीट करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। हो सकता है कि नेक्स्ट आपका जो सेट हो या एग्जाम में हो ये पूछ दे कि व्हाट इज दिस कैल्सिनेशन। तो what will we do? We will say that the heat process of heating the ore in the absence of air or limited supply of air, it is called calcination. ओके, तो हो सकता है कि नेक्स्ट आपके सेट में या एग्जाम में रोस्टिंग की जगह पे क्या पूछ दे? कैल्सिनेशन। एनी डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट? अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक सवाल फिर से आ गया, कहां से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब देखिए कि कौन चिलेट फॉर्म कर सकता है। तो चिलेट फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है, चाहे वो बाइडेंटेट लिगेंड या हायर लिगेंड्स फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड या फिर हायर लिगेंड। अब इसमें सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, एंड इट इज ऑक्जेलेट। इट इज ऑक्जेलेट। Any doubt? It is the bidentate ligand, therefore it has the tendency to form chelate. बाकी ऑप्शंस पर भी गौर कर लेते हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा। एसीटेट को देखिए, CH3COO-, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड ये फॉर्म नहीं कर सकता चिलेशन बिकॉज इट इज नॉट बाइडेंटेट और इट डजंट बिलोंग टू द हायर लिगेंड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले के एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये। तो साइनाइड क्या है? Cn-, ये क्या है? तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड। ये एक स्पेशल टाइप का लिगेंड है। किसका स्पेशल टाइप? तो मोनोडेंटेट का ही एक स्पेशल लिगेंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बी बोलो, एम्बी डेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? एम्बी डेंटेट लिगेंड। इसके पास दो डोनेशन साइट है। क्या है? दो डोनर साइट है, दो डोनेशन साइट है। एक तो ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और दूसरा कार्बन से भी डोनेट कर सकता है। टू डोनर साइट्स है, इसीलिए हमने क्या कहा कि इट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक तरफ से हो सकता है नाइट्रोजन से डोनेट करे, अब एक तरफ हो सकता है कार्बन से डोनेट करे। एनी डाउट? लास्ट देखिए अमोनिया। अमोनिया देखिए एक लोन पेयर है, इट इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। ये भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। और अगर ये भी मोनोडेंटेट है तो क्या ये चिलेशन फॉर्म कर सकता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, इट कैनॉट फॉर्म द चिलेशन। एनी डाउट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? ऑक्जेलेट। लेकिन हमने ये आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इससे पहले काफी मर्तबा ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ हेलाइड आयंस इन PTNH3 होल थ्राइस Cl2Br Cl। अब देखिए क्या करना है। व्हेन यू विल हाइड्रोलाइज दिस compound, coordination compound, there will be no effect on the coordination sphere. coordination sphere जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, उस पर कोई असर नहीं होता। एक के पास चार्ज आ जाएगा प्लस, अब एक के पास चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। एक के पास क्या चार्ज आएगा? प्लस, अब एक के पास क्या चार्ज आएगा? माइनस। अब ध्यान से देखना, एवरीबडी जस्ट लुक हियर। जैसे ही आप देख रहे हैं कितना हेलाइड आयंस फ्री है? 1। कितना हेलाइड आयन फ्री है? सिर्फ 1। तो नंबर ऑफ हेलाइड आयंस इन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या इसके अंदर के हेलाइड आयन से कोई मायने मतलब नहीं है हमको। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? 1। एनी डाउट? दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट्स हियर। इससे पहले हम लोगों ने कुछ फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि वो कैसा है, देखते हैं।
दिया हुआ है कंपाउंड 2 moles of CH3Br plus 2 moles of Na in presence of dry ether we are forming CH3CH3 plus 2 moles of NaBr. ओके, तो ये है क्या? 4 ऑप्शन दिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, चारों का चारों हमको हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सवाल है कि ये रिएक्शन है क्या? ध्यान से देखिएगा, अगर इसको लैंग्वेज में हो सकता है दे दे तो वी कैन से दैट द अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर टू फॉर्म अल्केन। ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर टू फॉर्म अल्केन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो दिस reaction is the famous reaction and it is called Woods reaction. It is called Woods reaction. आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हर केस में हम जो जितना भी ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शंस हैं उसको क्या कहते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज द ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या शो करता है? ESR। क्या शो करता है? ESR। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको हेलोअल्केन्स में भी पढ़ना है, आपको अल्कोहल फेनोल एथर में भी पढ़ना है। तो यू आर गोइंग टू स्टडी दिस रिएक्शन इन डिटेल इन एवरी चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बाकी क्वेश्चंस क्या कहते हैं। लेट्स मूव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग है और काफी आसान भी है, आप इस पर गौर करें। नेम रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ मैकेनिज्म जैसे SN1, SN2, E1, E2 ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। लेट्स मूव वन क्वेश्चन। CH3CH2Br दैट इज इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म्स व्हाट? A। ये क्या होगा? ये सवाल है आपका, ये क्वेश्चन है। तो देखना ध्यान से, यहां पे क्या होगा? तो दिस Br and this H will be removed by this alcoholic KOH and through which mechanism? तो that mechanism is called beta elimination. इसको क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। जैसी बीटा एलिमिनेशन होगा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। एनी डाउट? अब ध्यान से देखना कि अगर हम अल्कोहलिक की जगह पे एक्वस KOH रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2Br, ठीक है, प्लस एक्वस KOH रख देते, क्या होता? यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता, यहां पर ब्रोमीन के जगह पे OH आके रिप्लेस कर जाता। अब इसको हम क्या कहते? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। एनी डाउट? तो आंसर यहां पर क्या हो जाता? ये हो जाता। लेकिन यहां पर हमें क्या देके रखा है? अल्कोहलिक। हमारे पास क्या होगा? तो एलिमिनेशन होगा, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और हमको क्या मिलेगा? तो वी आर गोइंग टू फॉर्म इथीन। वी आर गोइंग टू फॉर्म इथीन। इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएं? चलिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, ब्यूटेन 2 ऑल दे दिया है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में दे दे ब्यूटेन 1 ऑल। तो ध्यान से देखना क्या होगा, किस पोजीशन पे अल्कोहल रखना है? सेकंड पोजीशन पे OH। बताओ तो कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है? देखो तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, कितना? 2 डिग्री। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसी के जगह पे ब्यूटान 1 ऑल रहता तो क्या कहते हम? ये कितना होता? 1 डिग्री, सिर्फ इसी से ना जुड़ा हुआ है तो हम क्या कहते? दिस इज गोइंग टू बी 1 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल बिकॉज इट इज सराउंडेड, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन्स, देयरफॉर इट विल हैव द 2 डिग्री। एनी डाउट? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड, 2 डिग्री अल्कोहल। एनी डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन देखो यहां पे क्या है? C2H5OH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। कितना केल्विन टेम्परेचर? 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या देगा? तो ये देता है इथीन। क्या देता है? इथीन।
यहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और ये क्या दे देगा, इथीन। लेकिन ध्यान से देखना, इसका दो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी दे के रखा हुआ है। इफ यू पीपल स्टडी द एनसीईआरटी यू विल फाइंड देयर दैट वन इट इज H2SO4 टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 443 केल्विन दिया है और H2SO4 और क्या दिया हुआ है, 413 केल्विन। 443 केल्विन लें तो हमको इथीन मिलेगा, और अगर हम 413 केल्विन लें तो हमको एथर मिलता है। क्या मिलता है, एथर मिलता है। तो अब देखिए हमको क्या मिलेगा, तो एक जगह तो हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन मिल गया। तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम कर दें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैसे ही इथाइल अल्कोहल H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन पर रिएक्ट करेगा, क्या देगा, तो इट्स गोइंग टू बी एथर। और इस एथर का नाम क्या होगा, डाई इथाइल एथर। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, इसलिए कितना, 2 इथाइल। इट्स गोइंग टू बी डाई इथाइल एथर। क्या कोई डाउट है, बोलिए। ये देखिए एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्रिएट किया ना। अरे बोलो, हुआ? अरे एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन को क्रिएट किया। एनी डाउट? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपसे 413 केल्विन में पूछे, आप बता दोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। किस पर बढ़ते हैं, 21 के ऊपर। आइए देखते हैं क्या कहता है। CH3CHO प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम डालें तो हमें क्या मिलेगा। तो अब पहले समझना होगा कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या, तब ना हम इसका इफेक्ट समझ पाएंगे कि ये एल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा। सवाल ये दिमाग में आता होगा ना, तो दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो बताइए ये क्या करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, तो दिस CHO को किस में बदल देगा, CH2OH में बदल देगा। किस में बदल देगा, CH2OH में बदल देगा। और हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू बी CH3CH2OH। ये अगर इथानल था तो ये क्या हो गया, इथानोल हो गया। क्या हो गया, इथानल से क्या बना दिए, इथानोल बना दिए। क्या कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, कहीं कोई कंसेप्ट में दिक्कत हुई? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो वी विल हैव द आंसर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। क्या इस तरह के क्वेश्चन से आप निपट लेंगे? वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर एक बीच में हमारे को क्वेश्चन दे दिया और ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस, पोलिंग और लिक्वेशन। क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। ये अगेन इट्स द क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, कि हम लोग मेटल को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक है, पोलिंग, ठीक है, और एक है हमारा लिक्वेशन। These all 3 methods can be used for refining the metals. ये तीनों का तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से आप किसी भी मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, बट स्मेल्टिंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। एनी डाउट? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एवरीबडी इज गेटिंग क्लियर? वेरी गुड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग आते हैं 23 पे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसका एग्जाम्पल है, ये सवाल है आपसे एवरीबडी। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड, इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव डीके अगर कर रहा हो, रेडियो एक्टिव डीके अगर कर रहा हो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अगर शो कर रहा हो, तो वो सब कौन होंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। क्या कौन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है, इट्स एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है इसमें था? वेरी गुड।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर? अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो डायमैग्नेटिक होता क्या है? तो सबसे पहला सवाल है कि यू शुड नो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड if the number of unpaired electrons are present, it is called paramagnetic, and if there is no unpaired electron, that such species are called diamagnetic. क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई प्रॉब्लम है? चलिए मूव करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहला हमने देखा कोबाल्ट 2+, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ यानी 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन 3d7। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इससे पहले भी इस पर निकाले हैं हम लोग, लेकिन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? n कितना रहा है? 3। ये डाया होगा कि पारा? तो हम कहेंगे सर इसके में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक है, क्या कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकल 2+, निकल 2+। निकल का एटॉमिक नंबर 28। 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखेंगे? आर्गन 3d8। वेरी गुड। आर्गन 3d8 अगर लिखेंगे तो क्या हम ऑर्बिटल्स में भर दें इलेक्ट्रॉन को? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2। ये भी पारा होगा कि नहीं? इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पारामैग्नेटिक। आइए देखते हैं, Cu2+, एटॉमिक नंबर 29। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितना होगा? 27। मतलब आर्गन, वेरी गुड, 3d9। आर्गन 3d9 होगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना कितना आता है। तो इट्स अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी आ जा रहा है, तो ये भी कैसा होगा? पारामैग्नेटिक। एनी डाउट? अब देखिए जिंक का भी देख लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30, +2 है, +2 है, तो इसका मतलब 28 हो गया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर्गन 3d10। आर्गन 3d10। तो अब बताओ, जैसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये तो सब में भर जाएगा ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। मींस दिस स्पीसीज इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। दिस स्पीसीज इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। आंसर क्या होगा? द आंसर इज गोइंग टू बी Zn2+ आयन। जिंक का +2 आयन कैसा नेचर का है? तो डायमैग्नेटिक है। लेकिन हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछे? आपसे एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कौन सा है? तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पारामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। एनी डाउट? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट। अगेन एक और सवाल जो कहां से आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, और सवाल पूछ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि इसका प्रॉपर्टी किसके प्रॉपर्टी के बीच लाई करता है? एस और पी के। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? एनी डाउट? कोई दिक्कत हुआ? चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर, एंड दैट विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 26। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2I प्लस KCN प्लस KCN। ध्यान दीजिएगा, ये KCN कैसा है? एल्कोहलिक है। कैसा है? एल्कोहलिक है। जैसे ही
जैसे ही अल्काइल आयोडाइड एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करेगा, ये आइसोनाइट्राइल बनाएगा या आइसोसाइनाइड बनाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन में आइसोसाइनाइड दिया हुआ है? CH3CH2NC। इट इज गोइंग टू बी आवर आंसर फर्स्ट। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही ये KCN को एक्वस कर दोगे, क्या कर दोगे? एक्वस कर दोगे, तो एक्वस में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइट्राइल या साइनाइड होगा। उसका नाम क्या होगा? तो CH3CH2CN। कोई दिक्कत? 1 2 3 यहां पर आएगा साइनाइड या नाइट्राइल, यहां पर आएगा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। गौर कीजिएगा, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, आप ध्यान दें आप इस चीज के ऊपर कि क्वेश्चन में एल्कोहलिक या एक्वस दिया हुआ है। एनी डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दैट विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 27। अब है एक सवाल, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। प्रोपीन को क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन करवा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से जोड़ रहे हैं। क्या बनेगा? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। प्रोपीन बोले तो यही हुआ ना, ये क्या है? प्रोपीन। आपको इसमें ऐड करवाना है क्या? वाटर। जब तोड़ के देखिए वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए आप लोग, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, दिस विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल एक्वायर द निगेटिव चार्ज। और किसके नियम से हम इसको जोड़ रहे हैं? मार्कोवनी को। किसके नियम से जोड़ रहे हैं? मार्कोवनी को रूल से जोड़ रहे हैं। तो निगेटिव पार्ट विल गो टू द पॉजिटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू द निगेटिव पार्ट। देखना क्या बनेगा, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो यहां पर COH आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां चला आएगा। ठीक है, तो क्या कोई दिक्कत है? इधर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अगर इसका नाम अगर आपसे कोई पूछ दे 1 2 3, तो आप कह सकते हैं इट इज प्रोपेन टू ऑल। इट इज प्रोपेन टू ऑल। तो इसका एक और नाम क्या दे सकते हैं? प्रोपेन टू ऑल। एनी डाउट? तो आंसर कौन होगा? तो देखिए आंसर विल बी आवर बी। आंसर क्या होगा? बी। Any doubt? Let's move to the next question. That is question number 28. Very important question. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड में 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन और एक कैनिजारो रिएक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ C6H5CHO NaOH कॉन्सेंट्रेटेड हीट करके हम क्या बना रहे हैं? C6H5CO- Na+ और C6H5CH2OH। ये कौन सा रिएक्शन है? 4 दिया हुआ है, कॉल्स रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी सी हियर। देखिएगा हमसे क्या कह रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। हाउ इट इज कैनिजारो? तो aldehydes having no alpha hydrogen react with concentrated NaOH। ध्यान से सुनिएगा, aldehydes having no alpha hydrogen when react with concentrated NaOH, it undergoes the disproportion reaction in which one molecule is oxidized to the salt of carboxylic acid and another is reduced to the alcohol। कैसे? देखिए, हम लोग वो अल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। हम लोग वो अल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, हीट करेंगे तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड में, और दूसरा मॉलिक्यूल इसका क्या होता है? रिड्यूस होता है अल्कोहल में। रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द
concentrated NaOH, it undergoes disproportion reaction in which the one mole is oxidized to the salt of carboxylic acid and the another is reduced to the alcohol. ओके तो एक हमारा यहां पे सोडियम बेंजोएट बन गया और दूसरा क्या बन जा रहा है? बेंजाइल अल्कोहल. क्या बन जा रहा है? बेंजाइल अल्कोहल. एनी डाउट? आगे बढ़ें. चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. वेरी इजी क्वेश्चन. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ CH3NH2. नाइट्रोजन के ऊपर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है. CH3 नाइट्रोजन, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए, एक लोन पेयर दे दीजिए. ध्यान से देखिएगा. हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं ना, नहीं भी जानते होंगे तो जान लें. हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. यही ना होता है. यहां पर कैलकुलेट कीजिए तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है 1 2 3, तो 3 सिग्मा हो गया और लोन पेयर कितना है? 1, तो ये कितना हो गया टोटल? 4. तो ये 4 हमारे पास स्टेरिक नंबर आ रहा है. मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, 3 p कॉर्बाइटल और एक s कॉर्बाइटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो आंसर हमारा कौन सा होगा? C, दैट इज गोइंग टू बी sp3. क्या कोई दिक्कत है? क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30. Very important question again. 1 degree acid amide may be converted into amine by the reaction called Hofmann-Bromamide degradation. Very important reaction. 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 रिएक्शन एमाइन से याद रखिएगा. one is your Gabriel Thalamide synthesis, one is carbyl amine reaction and one is this Hofmann-Bromamide degradation reaction. Okay, so the answer is going to be 1, but let's see what happens. RCONH2, that is your 1 degree acid amide, when reacts with 1 mole of bromine plus 4 moles of NaOH, it forms 1 degree amine. RNH2 बोलिए प्लस Na2CO3 प्लस 2 moles of NaBr प्लस 2 moles of H2O. ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि समटाइम्स दिस नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. वन ईयर इन JEE मेंस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. JEE मेंस में ये सवाल पूछा था कि कितना मोल NaOH का हम लोग लेते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में. ऑप्शन था 1 2 3 4, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 4 मोल्स. ब्रोमीन का कितना? 1 मोल लेते हैं. तो हमारा मकसद क्या था? 1 डिग्री एसिड एमाइड से क्या बनाना? 1 डिग्री अमीन. क्या बनाना? 1 डिग्री अमीन, तो यानी प्राइमरी अमीन. तो ये किसमें पॉसिबल था? तो इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. क्या कोई दिक्कत है? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31. एनी डाउट? लेट अस सी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द गैस इवॉल्व व्हेन द मिथाइलअमीन रिएक्ट्स विद द नाइट्रस एसिड. सवाल है कि कौन सा गैस बाहर निकलता है जब मिथाइल अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी हाउ व्हाट हैपेंस. CH3NH2 यानी मिथाइल अमीन, जैसे ही आप इसका रिएक्शन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो ये एक डाई एजोनियम साल्ट बना देता है N2 प्लस Cl माइनस. ध्यान से सुनिएगा. The aliphatic diazonium salts are highly unstable, whereas the aromatic diazonium salts are stable. जितने भी aliphatic diazonium salts हैं वो क्या हैं? Highly unstable हैं. ठीक है, लेकिन aromatic diazonium salts कैसे हैं? वो stable हैं. अगर ये अनस्टेबल है तो बाहर निकलना चाहेगा ना. तो आप जैसे ही यहां से -N2 करेंगे, इट विल फॉर्म CH3 प्लस विच विल अटैक विथ H2O. ओके, H2O एंड थ्रू हियर इट फॉर्म्स CH3OH प्लस N2 एंड दिस N2 इज लिबरेटेड. ये गैस N2 क्या होता है? बाहर इवॉल्व हो जाता है. तो हमसे पूछा है कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो आंसर क्या होगा? N2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड.
एनी डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32, सुक्रोज। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। जैसे ही हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं हमको क्या मिलता है? तो वी ऑल नो दैट वी गेट अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। एनी डाउट? क्या कोई डाउट है? एक अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, एक बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। क्या कोई दिक्कत है? कैसा है सुक्रोज? तो एक सवाल यह भी राइज होता है, दैट इज अ डाइसैकेराइड। अरे सुक्रोज ही ना टेबल शुगर है, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज क्या है? तो इसके यूनिट्स क्या है हाइड्रोलाइसिस करने पे? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ये क्या है? दैट इज डाइसैकेराइड। हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, very important thing, that sucrose is non-reducing sugar. Sucrose is non-reducing sugar. ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही से नहीं पूछता, but this question is also asked in various competitive examinations like JEE Mains and the NEET. Sucrose is a non-reducing sugar. ये आपको ज़हन में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब ये सवाल आता है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बट व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन क्यों है सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ओनली फ्यू ऑफ यू नो ना। लेकिन आज आप जान जाएंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते किसको हैं। पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Reducing sugars are the sugars which are able to reduce the tolerance taste or the Fehling's taste, while the non-reducing sugars are the sugars which are unable to reduce the tolerance taste or the Fehling's taste. Got it? सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अनेबल टू रिड्यूस द टॉलरेंस टेस्ट और द फेलिंग्स टेस्ट, वेयर एज इन सुक्रोज द हेमीएसिटल ग्रुप इज ऑल्सो एब्सेंट. If the hemiacetal group is absent, this sucrose is considered as the non-reducing sugar instead of the reducing sugar. कोई दिक्कत? एक और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है. कैसा लिंकेज बोलो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. वो भी कैसा? तो 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कैसा पाया जाता है? 1-2 glycosidic linkage is present in case of sucrose. Is there any doubt? Shall we move to the next question? चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, and that question will be our question number 33. That question will be our question number 33. सवाल है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज. आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन. हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है? द ग्लाइकोजन. ओके, ऑन द ब्रेकडाउन वी गेट ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज प्रोवाइड्स अस द एनर्जी. तो ये सब कहां है स्टोर होके? हमारे बॉडी में. तो दिस ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन आवर लीवर, मसल्स, ब्रेन सेल्स, इसमें प्रेजेंट है. अब ध्यान से सुनना कि इसका ये ग्लाइकोजन का जो मोनोमर है वो क्या हो सकता है? वो मोनोमर क्या हो सकता है? ठीक है, वो मोनोमर क्या हो सकता है? तो इट्स गोइंग टू बी अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. अब सिमिलरली देखें, ये पहले ध्यान से सुनना, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे सेलुलोज हो, तीनों क्या है? पॉलीसेक्राइड. क्या है? पॉलीसेक्राइड. यही 3 पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है और तीनों का तीनों ऑप्शन में देकर रखा है. मतलब ये तय है कि एक क्वेश्चन यहां से पूछना है, तो क्यों ना अभी ही वो तीनों क्वेश्चन को हम लोग डील कर लें. ये क्या पूछ सकता है और इससे ज्यादा पूछने की टेंडेंसी ही नहीं. पहला चीज तो जानेंगे तीनों का तीनों क्या है? पॉलीसेक्राइड है. इसका यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, इसका अल्फा डी ग्लूकोज, और इसका थोड़ा सा हटके है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज. इसका क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज. ध्यान से सुनिएगा, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड इट इज द मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम.
ये सबसे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट के किंगडम में प्रेजेंट है। एनी डाउट? लेट्स मूव हियर टू द स्टार्च। अगर हम स्टार्च देखें तो स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सिमिलरली ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखना, इस स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं एमाइलोज, क्या कहते हैं? एमाइलोज, और एक को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन, जो कि आपके ऑप्शन 4th में भी दे के रखा हुआ है एमाइलोज। तो ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों के दोनों क्या हैं? तो कंपोनेंट हैं किसके? स्टार्च का। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो 15 to 20% होता है। ठीक है, जैसे एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये कितना होगा? तो ये होगा 80 to 85%। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये एमाइलोज कितना है? 15 to 20%। अब ये कितना है? 80 to 85%। एमाइलोज जो है वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है, और ये वाटर इनसॉल्यूबल है। वो पानी में घुल जाएगा, ये पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये एमाइलोज अनब्रांच्ड है और ये एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो यहां पर इसमें एक एडिशनल चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहां पे क्या होता है? ब्रांचिंग होती है। जहां पे क्या होता है? ब्रांचिंग होती है। तो आप लोग के पास पूरे के पूरे पॉलीसैकेराइड्स का डिटेल्ड नॉलेज हो गया कि 3 पॉलीसैकेराइड है। कौन कौन सा सर? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, तीनों पॉलीसैकेराइड्स हैं। उसके यूनिट्स हम लोग देख लिए, उसके फंक्शंस हम लोग देख लिए, वो कहां पाया जाता है ये भी देख लिए। क्या कोई डाउट रह गया आप लोगों को? इसके बाद हमें उम्मीद है आपकी कोई डाउट नहीं रह जाएगी ये 3 पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। सो our answer is going to be this glycogen in this question. So let us move to the next question, and that is question number 34. एक और इंपॉर्टेंट सवाल, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। छोटा सा चैप्टर है पर सवाल जरूर फ्रेम होते हैं। ठीक है, वो सवाल देखिए क्या है। ए ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। सवाल है कि एक ऐसा ड्रग जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मलेरिया से ठीक हो जाए, कौन सा दवा इस्तेमाल करते हैं? तो दैट मेडिसिन इज कॉल्ड क्यूनिन। उस मेडिसिन का नाम क्या है? क्यूनिन। क्यूनिन इज द एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मतलब अगेंस्ट, मलेरिया के खिलाफ काम करता है। 3 और सवाल है, ऑप्शन में दिया हुआ है एस्पिरिन, मॉर्फिन, एनाल्जीन। तो आपको हम बताए थे कि एनाल्जेसिक्स, हमने ये बातें पहले भी चर्चा की हैं कि एनाल्जेसिक्स क्या है। एनाल्जेसिक्स 2 तरह के होते हैं, एक नैरकोटिक होता है और दूसरा बोलो नॉन नैरकोटिक होता है। नॉन नैरकोटिक होता है। तो नैरकोटिक एनाल्जेसिक्स में आता है मॉर्फिन। क्या आता है? मॉर्फिन, कोडीन। और नॉन नैरकोटिक एनाल्जेसिक में आता है एस्पिरिन। क्या आता है? एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन आता है। अब ध्यान से देखना कि ये मॉर्फिन और एस्पिरिन किसके अंदर आता है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये नॉन नैरकोटिक के अंदर, ये नैरकोटिक के अंदर। एनाल्जेसिक्स क्या है? तो पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स हैं जो हमको दर्द में, हमारे दर्द को कम करे, उस ड्रग्स को, उस दवा को हम लेते हैं तो क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक्स कहते हैं। दिस एनाल्जेसिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। वन इज द नैरकोटिक एनाल्जेसिक एंड अनदर इज द नॉन नैरकोटिक एनाल्जेसिक। For example, if we see morphine and codeine, okay, this morphine is given in the post-operative pain. ये सवाल पूछा हुआ है कि मॉर्फिन का क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कोई भी the person who have undergone the surgery, the morphine is given to such patients. आप नॉर्मल पेन किलर किसी इंसान को नहीं दे सकते हैं जिसका ऑपरेशन हुआ है। उस केस में हम क्या देंगे उसको? मॉर्फिन। क्या देंगे? सब लोग बोलिए, मॉर्फिन। This morphine is given in the post-operative pain. Any doubt? This aspirin, ऐसे तो इसका क्वेश्चन एक और फ्रेम होता है, बहुत मर्तबा जेई मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज दिस एस्पिरिन एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो दिस एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द
सैलिसाइलिक एसिड। अगर सैलिसाइलिक एसिड में आप एसिटाइलेशन करवा दें तो हमको मिलता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब यही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एस्पिरिन का, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज पेन किलर, पेन किलर के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई दिक्कत? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लास्ट क्वेश्चन, बेकलाइट। बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग। ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग। थोड़ा सा और जान लेते हैं बेकलाइट के बारे में। हो सकता है बेकलाइट ही दे एग्जाम में, थोड़ा सा इसकी जानकारी हम लोग और रख लेते हैं कि इसका काम क्या है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता क्या है। The thermosetting polymers are the polymers which cannot be reused. Heavily branched molecule है, heavily है, बहुत heavy है, ठीक है। साथ ही साथ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के अंदर और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेकलाइट के अलावा? तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब किसके अंदर आते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इस पर भी आप लोगों को गौर करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बैकलाइट के ऊपर। तो बैकलाइट किस चीज से बना हुआ है, इसका मोनोमर क्या है? तो हम कहते हैं इसका मोनोमर है फेनोल। क्या है? फेनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना बच्चे, इसको सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड समझते हैं, कितना बार एग्जाम में मिथानल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? मिथानल। तो इसलिए घबराए नहीं, ये एक ही नाम है, एक कॉमन नाम है, एक IUPAC नेम है, ठीक है। तो इससे भी नहीं घबराएं। तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथानल इज द मोनोमर ऑफ, बोलो, बैकलाइट। मोनोमर ऑफ बैकलाइट। एनी डाउट? तो अब देखिए इस बैकलाइट का हम लोग इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल स्विच जितना बना हुआ है ना, आपके घर पे स्विच यूज करते होंगे ना, ऑन ऑफ, दैट इलेक्ट्रिकल स्विच इज मेड अप ऑफ बैकलाइट। ये बैकलाइट से ही बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो ही गया, लेकिन अब हम थोड़ा सा और ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं पॉलीइथीन। क्या ले सकते हैं? पॉलीइथीन। पॉलीविनाइल भी ले सकते हैं, पॉलीविनाइल भी ले सकते हैं। अब ये फाइबर्स किसके अंदर आता है? इसके पॉलीमर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो फाइबर्स में अगर आप ले रहे हैं पॉलीएमाइड, क्या ले रहे हैं? पॉलीएमाइड। तो उस पॉलीएमाइड के अंदर आप ले सकते हैं नाइलॉन 66। क्या ले सकते हैं? नाइलॉन 66। और अगर आप ले रहे हैं पॉलीएस्टर, क्या ले रहे हैं? पॉलीएस्टर, तो आप उसके एग्जाम्पल टेरिलीन या फिर ग्लिप्टल, ठीक है। तो आप ले सकते हैं टेरिलीन। टेरिलीन। यहां से 10 क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, आप इसको पढ़िएगा एक एक चीज के बारे में जो भी हमने लिखा है इन द एग्जाम, इट विल बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इलास्टोमर, इलास्टोमर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्यूना एस हो सकता है, ब्यूना एन हो सकता है, ठीक है। नियोप्रीन हो सकता है, जिसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। ये हमारे सेशन का सबसे आखिरी सवाल था। आई होप यू ऑल पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट। आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा इस सेशन में, हम उम्मीद यही करते हैं। If you all people have liked this session, if you have enjoyed this session, please subscribe the channel and press the bell icon to get such more updates. Thank you for joining the Nexus Academy.